अकबर के राज्य में एक प्रकांड पंडित थे। वे बहुत ज्ञानी और कई भाषाओं के जानकार थे। उनकी प्रतिष्ठा पूरे राज्य में थी। स्वयं को बेहद बुद्धिमान समझने वाले इस पंडित का विचार था कि ज्ञान के मामले में उसे कोई भी नहीं हरा सकता था। एक दिन वह बादशाह के दरबार में पहुंचा। उसने घोषणा की कि वह अकबर के मंत्रियों के द्वारा पूछे गए किसी भी सवाल के उत्तर दे सकता है। अकबर ने अपने मंत्रियों तथा दरबारियों को आदेश दिया कि वे अलग अलग भाषा में पंडित से कोई भी सवाल पूछें। दरबारियों ने एक एक कर अलग अलग भाषाओं में पंडित से सवाल पूछना शुरू किया। पंडित ने पूछे गए प्रत्येक सवाल का जवाब उसी की जुबान, भाषा में दिया। इस दौरान वह धीर, गंभीर और शांत बने रहे। आखिरकार बादशाह के दरबार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति पंडित के ज्ञान से प्रभावित हो गया। दिन के आखिर में पंडित ने सभी दरबारियों के सामने एक चुनौती रखी। उसने बादशाह अकबर से कहा कि कल आपके दरबारी मुझे बताएंगे कि मेरी मातृभाषा क्या है। ऐसा करके वे साबित करेंगे कि वे वास्तव में योग्य और बुद्धिमान हैं। अगर ऐसा नहीं कर सके तो मैं यह समझूंगा कि आपके सभी दरबारियों से मैं श्रेष्ठ हूं। अकबर को अपने दरबारियों के ज्ञान पर काफी भरोसा था। उन्होंने अपने नवरत्नों से पंडित की चुनौती का जवाब ढूंढने के लिए कहा। सभी दरबारियों ने पंडित से कई भाषाओं में सवाल पूछे, मगर वे पंडित की मातृभाषा के बारे में नहीं जान सके। अपने दरबारियों को निरुत्तर होते देख बादशाह अकबर ने अपने सबसे अधिक बुद्धिमान बीरबल को पंडित की मातृभाषा का पता लगाने का आदेश दिया। बीरबल ने पंडित की चुनौती का जवाब ढूंढने के लिए बादशाह से कुछ समय की मोहलत ली। उसने कहा कि वह पंडित की मातृभाषा के बारे में अगली सुबह बताएगा। उस रात बीरबल पंडित के घर में पहुंचा। जब पंडित गहरी नींद में था, वह उसके कमरे में घुस गया। उसने घास का एक तिनका लिया और इससे पंडित के कान में गुदगुदी करने लगे। पंडित की नींद कुछ समय के लिए भंग हुई। उसने आंखें खोली, इसके बाद वह करवट बदलकर सो गया। बीरबल ने पंडित के कान में फिर गुदगुदी की। पंडित की नींद में व्यवधान हुआ, मगर वह फिर सो गया। जब बीरबल ने पंडित के कान में तीसरी बार गुदगुदी की तो पंडित की नींद उचट गई। नींद में बार बार व्यवधान पड़ने से गुस्से में आकर उसने समझा कि कोई जानबूझकर उससे शरारत कर रहा है। ये वरूरा अड़ी। पंडित चीखा, कौन रात के समय मुझसे शरारत कर रहा है? उसने इधर उधर देखा। उसने बदमाश की आहट पाने की कोशिश की। जब उसे कुछ दिखाई या सुनाई नहीं दिया तो वह बड़बड़ाते हुए पुनः सो गया। उसे नींद में देखकर छुपा हुआ बीरबल बाहर निकला और मुस्कराते हुए अपने घर की ओर बढ़ गया। अगली सुबह दरबार में सभी उपस्थित थे। सभी दरबारी यह सोचकर परेशान थे कि बीरबल को पंडित की मातृभाषा के बारे में पता चला अथवा नहीं। बीरबल ने दरबार में प्रवेश नहीं किया। सभी बीरबल का बेसब्रीपूर्वक इंतजार कर रहे थे। इसी बीच दरबारियों ने पुनः अपने भाग्य आजमाए। उन्होंने पंडित से ढेर सारे सवाल पूछे, लेकिन फिर भी उनमें से कोई पंडित की मातृभाषा के बारे में नहीं बता सका। सभी दरबारियों को पंडित की मातृभाषा का पता लगाने में असफल देखकर बादशाह अकबर ने घोषणा की, जो कोई पंडित की मातृभाषा के बारे में बताएगा उसे मैं बहुमूल्य उपहार दूंगा। आखिरकार बीरबल ने दरबार में कदम रखा। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें पंडित की मातृभाषा का पता चला? हाँ जहांपनाह, बीरबल ने जवाब दिया। बीरबल ने अकबर की ओर आशाभरी नजरों से देखकर मुस्करा दिया। इसके पश्चात वह पंडित की ओर मुड़ा और बोला, आपकी मातृभाषा तेलुगु है। यह सुनकर पंडित को मानो लकवा मार गया। उसने अविश्वास में सिर हिलाया। बीरबल के द्वारा पंडित की चुनौती का हल दिए जाने पर दरबार में हर कोई स्तब्ध था। पंडित ने बीरबल से पूछा, तुमने कैसे जाना? तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल चुका है। अब तुम यहां से जा सकते हो, लेकिन फिर कभी मन में दोबारा ख्याल नहीं लाना कि तुम बादशाह अकबर के दरबारियों से बढ़कर विद्वान हो। पंडित ने अपनी हार मान ली और दरबार से बाहर निकल गया। बादशाह अकबर बीरबल से बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने नौकरों से बीरबल को बहुमूल्य उपहार देने का आदेश दिया। कुछ समय गुजरने के बाद दरबार का प्रत्येक दरबारी बीरबल से पंडित की मातृभाषा का राज जानने के बारे में पूछने लगा।
आखिर में बीरबल ने बताया, साधारणतया कोई आदमी अपनी मातृभाषा का प्रयोग डरने पर या संकट के समय करता है। इसके बाद उसने सभी को उस रात की कहानी सुनाई। उसकी कहानी को सुनकर अकबर तथा सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए। अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी की बहुत प्रशंसा की और बहुत से उपहार प्रदान किए। कहानी 2। एक दोपहर महल में अकबर और बीरबल सब्जियों के अकबर इस बारे में बीरबल के ज्ञान की परीक्षा लेना चाहते गुणों की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने बैंगन के गुणों की प्रशंसा करते हुए कहा, बैंगन एक अच्छी सब्जी है, इसमें कई विटामिन होते हैं और यह खाने में भी बेहद स्वादिष्ट है। तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है? बीरबल बादशाह की बातों से पूरी तरह सहमत थे। उन्होंने कहा, बैंगन सबसे अच्छी सब्जी है, इसलिए ईश्वर ने उसके ऊपर राजमुकुट पहनाया है। अकबर यह जवाब सुनकर आश्चर्यचकित हुए, मगर इसका विरोध नहीं किया। वह बीरबल की प्रतिक्रिया देखना चाहते थे, जो बैंगन की लगातार प्रशंसा कर रहा था। बीरबल बैंगन को लेकर उतने उत्साहित थे कि उन्होंने इसकी प्रशंसा में 2 गीत भी गाए। अकबर ने कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं की। यह शाम बैंगन की प्रशंसा में बीत गई। कुछ दिनों के बाद बादशाह के रसोइये ने बैंगन की रसदार सब्जी बनाई। बादशाह अकबर ने इसे खाने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह बेकार सब्जी है। इसका स्वाद बेकार है और इसे खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा, बीरबल को बैंगन पसंद है, इसलिए उसे राजकीय खाने पर आमंत्रित किया जाए। जब बीरबल राजकीय भोज पर आए तो उसे बैंगन की सब्जी खाने के लिए दी गई। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल रसोइये ने आज तुम्हारे लिए बैंगन की सब्जी बनाई है। इसे खाकर मुझे बताओ कि यह कैसा बना है। क्या आप इसे नहीं खा रहे हैं जहांपनाह? नहीं, मैं इससे नफरत करता हूं, क्योंकि इसमें कोई स्वाद नहीं है। यह सुनकर बीरबल ने भी सब्जी खाने से मना कर दिया। उसने कहा कि बादशाह ठीक कह रहे हैं। बैंगन में कोई गुण नहीं है और यह स्वाद के लिए भी ठीक नहीं है। अकबर बीरबल से यह सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, पहले तो तुम इसकी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे और आज तुम इसे बेकार कह रहे हो। तुम एक ही चीज के लिए 2 बातें कैसे कह सकते हो? मैं जो कुछ कहता हूं, तुम केवल उसे दोहरा रहे हो। बीरबल बोला, आप मेरे राजा हैं। मैं बैंगन की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। उस दिन आपने बैंगन की प्रशंसा की, इसलिए मैंने भी उसकी प्रशंसा की। आज आपने बैंगन की बुराई की, इसलिए मैंने वही किया। मेरे विचारों को बदलने का मतलब मैं आपके प्रति वफादार हूं। मैं बैंगन की प्रशंसा क्यों करूं? मैं इसका मंत्री नहीं और यह मेरा राजा नहीं है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले सकता, मगर आप ले सकते हैं। यह मुझे इनाम नहीं दे सकता जैसा कि मेरा राजा मुझे दे सकता है। मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूं, बैंगन का नहीं। अकबर बीरबल का उत्तर सुनकर अति प्रसन्न हुए। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह कितना गुणी और वफादार था। कहानी 3। बादशाह अकबर शिकार खेलने का बहुत शौक था। उनके राज्य में एक बहुत बड़ा बाजंगल था, जिसमें बहुत से जानवर तथा चिड़िया रहते थे। अकबर इस बहुत बड़ा रक्षा इसलिए करते थे ताकि उसके अतिरिक्त अन्य कोई आदमी इस जंगल में नहीं जा सके। अकबर अक्सर इस जंगल में शिकार करने जाते थे। वह सुबह महल से निकलते और सारा दिन वहां गुजारने के पश्चात शाम को ही वापस लौटते थे। वह इस बात से निश्चित थे कि उनके सिवा कोई दूसरा जंगल में प्रवेश नहीं करता था। एक सुबह अकबर जल्दी जागे और जंगल में शिकार पर जाने का निश्चय किया। उनके साथ कुछ दरबारी और एक बड़ी सेना भी थी। उनमें से बीरबल भी एक थे। जब वे जंगल में पहुंचे तो एक वृक्ष के ऊपर कुछ उल्लुओं को देखा। वृक्ष पर 2 समूहों में उल्लू बैठे थे। उल्लू आपस में लड़ रहे थे। एक उल्लू बाहर निकला और दूसरे समूह के निकट जाकर लड़ने लगा, फिर वापस आ गया। इसके पश्चात दूसरे समूह के एक उल्लू ने ऐसा ही किया। अकबर को उल्लुओं का स्वभाव देखकर हैरानी हुई। इसलिए वह बीरबल की ओर मुड़े और पूछा, तुम्हारे विचार से वहां क्या हो रहा है? अकबर ने कहा, मेरे प्रिय बीरबल, तुम एक चतुर आदमी हो। तुम्हें इंसानों की भाषा और सोच विचारों की अच्छी परख है।
इसलिए मैं आश्वस्त हूं कि तुम जानवरों और चिड़ियों के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होगी। मुझे बताओ कि दोनों उल्लुओं के दल आपस में क्यों लड़ रहे हैं। बीरबल कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। इसके बाद बोला, मेरे आका, जिस प्रश्न का उत्तर आपने पूछा है उसका जवाब अच्छा नहीं है। मैं जब कुछ कहूंगा तो क्या आप मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे? अकबर ने जवाब दिया, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, जवाब दो। इसके बाद बीरबल ने कहा, जहांपना, उल्लू के दो दल अलग अलग जातियों के हैं। इनमें से एक लड़की के घर के हैं, दूसरे लड़के के पक्ष वाले हैं। लड़के और लड़की के पिता के बीच तर्क हो रहा है। वर पक्ष के पिता 40 जंगल दहेज में चाहते हैं और कन्या के पिता का कहना है कि इतना जंगल उसके पास नहीं है। लड़के का पिता इस बात से बहुत नाराज है कि अगर यह जंगल अभी दहेज में नहीं मिले तो भविष्य में भी नहीं हो पाएगा। लड़की के पिता ने कहा कि बादशाह जंगलों के काफी शौकीन है, इसलिए उसने यह जंगल सिर्फ अपने लिए रखा है। भविष्य में वह और गांवों को नष्ट करेंगे और उसे जंगल में बदलेंगे। इस प्रकार वह दहेज में 50 गांव दे देगा। यही कारण है कि उल्लू के दोनों दल आपस में लड़ रहे हैं। मेरे आका, यह सुनकर अकबर चुप हो गए। बीरबल ने जो कुछ कहा वह काल्पनिक था, लेकिन इसका बादशाह के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। उस दिन के पश्चात उन्होंने शिकार पर भी जाना बंद कर दिया और उन लोगों की मदद करने लगे जो उनके शिकार के कारण बर्बाद हो गए थे। कहानी 4। बीरबल बेहद चालाक और हाजिर जवाब दरबारी थे। यह अकबर के दरबार के बहुत प्रसिद्ध आदमी थे और दरबार के सभी प्रकार की समस्याओं का हल अपने ज्ञान का प्रयोग कर ढूंढ सकते थे। अकबर बीरबल को बहुत पसंद करते थे। इस बात से दूसरे दरबारी बहते थे। वे लगातार किसी ऐसे प्रयास में रहते जिससे बीरबल को नीचा दिखाया जा सके। एक दिन दरबारियों ने बीरबल का मजाक उड़ाने का निश्चय किया। अकबर की उपस्थिति में ही वे बीरबल का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, बीरबल काला और कुरूप है। इसी कारण वह सभी दरबारियों बीच हास्य का पात्र है। इसी बीच उसने दरबार में प्रवेश किया तो देखा उसके साथी दरबारी हंस रहे थे। जब उन्होंने बीरबल को देखा तो और भी जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल ने सबको नजरअंदाज करते हुए अपने प्रिय बादशाह से पूछा, मेरे आका, ये लोग क्यों हंस रहे हैं? अकबर ने जवाब दिया, ये सभी तुम्हारे कुरूप होने के कारण हंस रहे हैं। ये सभी व्यक्ति गोरे और खूबसूरत हैं, परंतु तुम इतने काले और बदसूरत क्यों हो? बीरबल ने कहा, मेरे आका, आप नहीं जानते कि मैं क्यों बदसूरत हूँ। अकबर ने जवाब दिया, नहीं बीरबल, हमें बताओ। बीरबल ने आगे जवाब दिया, वह बोले, सृष्टि की शुरुआत में ईश्वर ने सभी जीव जंतुओं को बनाया। पहले उसने जानवरों और पक्षियों को बनाया। वह अपनी रचना से बहुत खुश हुए। इसके बाद उन्होंने कुछ और अच्छी चीजें बनाने के बारे में सोचा और उसने मानव जाति बनाई। यह सब बनाकर उसने खूबसूरती बनाई। इसके बाद धन बनाया। तीसरी वस्तु उसने ज्ञान बनाई और सबसे अंत में ताकत बनाई। इसके बाद ईश्वर ने इन सभी चीजों को एक क्रम में सजाया और मनुष्यों से कहा कि मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ एक और शर्त थी कि उसे सब कुछ एक नियत समय में चुनना था। इसलिए जब मैं चुनने के लिए ईश्वर के पास गया तब मैंने ज्ञान को चुनने में सबसे ज्यादा वक्त लगाया। ज्ञान को चुनने के बाद जब मैं दूसरी वस्तुओं की ओर गया तब ईश्वर ने कहा, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। तुम सब लोग धन और खूबसूरती को चुनने में व्यस्त थे, इसलिए ज्ञान को चुनना भूल गए। यही कारण है मैं काला और बदसूरत हूँ। अकबर बीरबल का उत्तर सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। सभी दरबारी जो उसके रंग रूप पर हंस रहे थे, बीरबल का यह जवाब सुनकर शर्मिंदगी महसूस करते हुए चुप हो गए। बीरबल ने सबके सामने एक बार पुनः साबित कर दिया कि किसी भी तर्क को जीतने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। कहानी 5। एक सुबह बादशाह अकबर ने उदास अवस्था में दरबार में प्रवेश किया। वह जगह पर आकर बिना कुछ बोले बैठ गए। सभी दरबारी अपनी अपनी जगह बैठकर बादशाह के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही समय में सभी बेचैन हो गया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनके बादशाह को आज क्या हो गया है। अंत में एक दरबारी में हिम्मत जुटाई और पूछा, आज आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या हम जान सकते हैं कि कौन सी चिंता आपको परेशान कर रही है?
हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? बादशाह ने अपने दरबारियों के ऊपर नजर डाली। उन्होंने हौले से अपना सिर हिलाया जैसे उन्हें बोलना नहीं आता हो। इसके पश्चात वह बोले, आज किसी ने हमारी पूंछ खींची है। यह सुनकर सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। कुछ ने तेज स्वर में पूछा, किसने बादशाह के शान में गुस्ताखी करने की जुर्रत की? सभी उस अनदेखे आदमी के प्रति तरह तरह से अपनी नाराजगी प्रकट कर रहे थे, लेकिन बादशाह खामोश बैठे थे। उस आदमी को बेरहमी पूर्वक सजा दी जानी चाहिए। एक दरबारी ने अपनी राय व्यक्त की। दूसरे कहा, हाँ, उसे हजारों कोड़े लगाए जाने चाहिए। एक दरबारी ने कहा, उसे राज्य से निर्वासित कर देना चाहिए, उसे काल कोठरी में फेंक कर मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। एक दरबारी ने कहा, उसे लोगों के सामने पत्थर मारे जाने चाहिए। हाँ, जरूर ऐसा ही करना चाहिए। सभी दरबारियों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। हम लोग लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे ताकि कोई ऐसा करने की हिम्मत न कर सके। इसी प्रकार सजा देने के तरह तरह के तरीकों की चर्चा चल रही थी। बादशाह अकबर उन सभी को बिना रुचि लिए सुन रहे थे। अचानक उन्हें याद आया कि बीरबल ने अब तक कुछ नहीं कहा है। बीरबल सिर्फ दूसरों की बातें चुपचाप चुन रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अकबर व्याकुल थे। वह बीरबल से बोले, तुम चुपचाप क्यों हो? तुम्हारा कोई विचार नहीं है क्या? यह सुनकर सभी दरबारी उत्सुकतापूर्वक बीरबल की ओर देखने लगे। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे विचार से दोषी के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? बीरबल ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, मेरे विचार से दोषी को दरबार में बुलाया जाना चाहिए। इसके पश्चात उसे गोद में बिठाकर सारे दरबारियों के समक्ष प्यार करना चाहिए। यह सुनकर सारे दरबारी भयभीत हो गए। बादशाह अकबर भी बेहद क्रोधित हुए। वे बोले, बीरबल, यह एक अपमानजनक सुझाव है। तुम वास्तव में क्या कहना चाहते हो? क्या यह एक मजाक है? बीरबल ने कहा, लेकिन जहांपनाह, छोटे राजकुमार खुर्रम को छोड़कर किसकी हिम्मत है जो आपकी मूंछें खींच सके? क्या उन्हें गोद में लेकर इस खूबसूरत गुनाह के लिए चूमा नहीं जाना चाहिए? यह सुनकर बादशाह अकबर मुंह दबाकर हंसने लगे, जबकि अन्य दरबारी केवल ईर्ष्यावश बीरबल की तरफ देख रहे थे। कहानी 6। एक बार अकबर के दरबार में मधुसूदन नाम का घी बेचने वाला शिकायत लेकर आया। उसने दावा किया कि उसने 100 सोने के सिक्के अपने पड़ोसी असलम खान को उधार दिए थे, जो अब इसे वापस करने से इनकार कर रहा है। उसने बादशाह अकबर को बताया कि यह रकम असलम को बिना रसीद के दी थी, क्योंकि वह असलम के ऊपर काफी विश्वास करता था। लेकिन असलम ने उसकी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाया और अब उधार ली गई रकम वापस करने में आनाकानी कर रहा है। सारी बात सुनने के पश्चात अकबर ने मधुसूदन से बोले, अगर तुम सच कह रहे हो तो तुम्हें तुम्हारी रकम अवश्य वापस मिलेगी। इतना कहकर अकबर ने उसे जाने का इशारा किया। जैसे ही वह गया, अकबर ने बीरबल से कहा, इस समस्या का निपटारा करो। बादशाह का आदेश मिलते ही सच्चाई जानने के लिए बीरबल ने एक योजना बनाई। यह फौरन असलम खान से मिलने उसके घर गए और इस शिकायत की जानकारी उसे दी। असलम ने यह कहते हुए उस आरोप को सिरे से नकार दिया कि उसके पास मुसीबत के दिनों के लिए काफी रुपए हैं। बीरबल ने उदास शब्दों में हाँ मिलाते हुए उसी का पक्ष लिया। उसने असलम से कहा कि उसने एक दोस्त से एक दिन घी देने के लिए कहा, मगर उसके दोस्त ने 2 टीन भेजे हैं। उसने असलम से इसे लेकर बेच देने के लिए कहा, क्योंकि उसके पास घी से भरे दूसरे टीन का कोई उपयोग नहीं था। असलम ऐसा करने के लिए फौरन राजी हो गया। इसके पश्चात बीरबल ने मधुसूदन से ऐसा ही करने के लिए कहा। वह भी इसे बेचकर रुपए देने के लिए राजी हो गया। इसके बाद उसी दिन बीरबल ने दोनों की दुकानों पर एक एक टीन घी भेजे और इसे बेचने से मिले रुपयों का इंतजार करने लगा। अगले दिन मधुसूदन पांडे बीरबल को घी के टीन को बेचने से मिले रुपए देने के लिए महल में आया। उसने एक सोने का सिक्का यह कहते हुए दिया कि वह इसे घी के टीन में पड़ा मिला था। बीरबल ने उसे धन्यवाद दिया और वहां से चले जाने के लिए कहा। कुछ देर के बाद असलम भी वहां पहुंचा और बीरबल को कुछ रुपए देकर कहा कि ये रुपए उसे घी बेचने से मिले हैं। इतना कहकर जब वह जाने लगा तो बीरबल ने उसे रुककर एक कप चाय पीकर दरबार में इंतजार करने के लिए कहा।
उसकी बात सुनकर असलम दरबार में चला गया। इसी बीच बीरबल ने अपने एक नौकर से असलम खान के घर में जाकर उसके बेटे से यह कहने के लिए कहा कि उसका पिता वह सोने का सिक्का उससे दरबार में लाने को कह रहा है जो कल घी के टीन में मिला था। जब बीरबल असलम से उसके व्यापार की बातें कर रहे थे, उसी समय उसका बेटा दरबार में आया और असलम से बोला, ये रहा सोने का सिक्का जो हमें घी के कनस्तर में मिला था। असलम ने बेटे की तरफ एक कठोर निगाह डाली और चुप रहने के लिए कहा। इसके बाद उसने बीरबल से कहना शुरू किया कि मैंने सोचा कि सोने का सिक्का आपके कपड़े से अनजाने में टीन में गिर पड़ा होगा। यह कहकर उसने सोने का सिक्का बीरबल को लौटा दिया। बीरबल ने कहा, और जो 100 सोने के सिक्के तुमने मधुसूदन पांडे से उधार लिए थे, यह सोचकर कि उसका खेल अब समाप्त हो गया है, असलम खान इसे फौरन लौटने के लिए तैयार हो गया और इसके लिए माफी भी मांगी। कहानी 7। एक दिन दरबार में बीरबल ने अकबर के हास्य पर व्यंग कसा। हालांकि बहस के दौरान इस प्रकार के मामूली व्यंग पर अकबर जरा भी ध्यान नहीं देते थे, लेकिन उस दिन अकबर का मूड ठीक नहीं था। उन्होंने बीरबल को न केवल दरबार से चले जाने के लिए कहा बल्कि आगरा शहर छोड़कर चले जाने का आदेश दिया। कुछ दिनों के बाद एक साधु अपने 2 शिष्यों के साथ अकबर के दरबार में आए। ये साधु पृथ्वी पर के सबसे बुद्धिमान आदमी हैं। एक शिष्य ने बादशाह अकबर को साधु का परिचय दिया। अकबर बीरबल को बहुत याद कर रहे थे, इसलिए उन्होंने साधु के ज्ञान की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अगर साधु शिष्य के कथनानुसार बुद्धिमान है तो वह साधु को अपना मंत्री बनाएंगे। दरबार में बीरबल की जगह पुनः किसी बुद्धिमान को नियुक्त करना अच्छा होगा। साधु के बाल लंबे, दाढ़ी लंबी और चमकदार आंखें थीं। अगले दिन अकबर ने साधु से कहा कि अगर वह दुनिया का सबसे बुद्धिमान मनुष्य है तो वह उसके ज्ञान की परीक्षा करेगा। अकबर ने अपने मंत्रियों से कहा कि वह साधु से एक सवाल करें। अगर साधु ने उनके सवालों का सही जवाब दिया तो वह उसे मंत्री पद प्रदान कर दरबार में नियुक्त करेंगे, लेकिन अगर वह असफल हुए तो उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। जवाब साधु ने कहा कि वह पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान आदमी होने का दावा तो नहीं करते, लेकिन उसके बारे में लोग ऐसा ही सोचते हैं। वह बादशाह की परीक्षा के लिए तैयार थे। राजा भीमसेन ने पूछा, इस संसार में सबसे सद्विचार? साधु ने जवाब दिया। मंत्री ने पूछा, अच्छा मित्र कौन है? उसका अपना। इस पृथ्वी में सबसे अच्छी चीज क्या है? ज्ञान, साधु ने जवाब दिया। मोहम्मद सलमान ने पूछा, कौन सी वस्तु एक बार खो जाने पर दोबारा प्राप्त नहीं की जा सकती? जीवन, साधु ने जवाब दिया। संसार की सबसे बड़ी खाई क्या है? दूसरे दरबारी ने पूछा। एक औरत का दिला, साधु ने जवाब दिया। संगीतज्ञ तानसेन ने पूछा, संगीत में क्या अमर है? धुन, साधु ने जवाब दिया। रात के समय सबसे मधुर आवाज क्या है? जब कोई ईश्वर की प्रार्थना करता है। उदयपुर के महाराजा ने पूछा, हवा से भी तेज गति किसकी है? एक मनुष्य का विचार, साधु ने जवाब दिया। इस संसार में सबसे मीठी वस्तु क्या है? एक बच्चे की मुस्कान, साधु ने जवाब दिया। यद्यपि अकबर साधु के उत्तर सुनकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके, लेकिन वह भी कुछ सवाल पूछकर साधु के ज्ञान की परीक्षा लेना चाहते थे। एक राजा को राज्य पर शासन करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? चतुराई, साधु ने जवाब दिया। इसके पश्चात राजा ने पूछा, राजा का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? खुदगर्जी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को प्रकट कर सकते हैं जिससे बादशाह इस समय मिलना चाहें। यह सुनकर अकबर बहुत खुश हुए और पूछा कि क्या वह बीरबल को इस समय दरबार में उपस्थित कर सकते हैं? साधु ने अपने बाल और दाढ़ी फेंक दिया। सभी बीरबल को दरबार में खड़ा देखकर आश्चर्यचकित थे। अकबर ने बीरबल से कहा कि उन्हें साधु के वेश में देखकर शंका हुई थी कि यह बीरबल हो सकता है। इसी शंका को दूर करने के लिए उन्होंने चमत्कार दिखाने के लिए कहा था। इस प्रकार बीरबल ने पुनः अकबर का मंत्री पद ग्रहण किया। कहानी 8। एक दिन बादशाह अकबर अच्छे मूड में नहीं थे। छोटी छोटी बातों पर वह नाराज हो उठते थे। उनका प्रिय मित्र बीरबल उन्हें खुश करने की पूरी कोशिश कर रहा था।
उठते करने के बीरबल ने उन्हें खुश लिए तरह तरह की भाव मुद्राएं बनाई, चुटकुले सुनाए और जोर जोर से हंसा। मगर बादशाह का मूड ठीक नहीं हुआ। काफी देर तक कोशिश करने के बाद बीरबल बोला, मेरे जहांपना, आप उदास नहीं हो, ऐसी मुद्रा में आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। यह सुनकर अकबर को काफी क्रोध आया। उन्होंने कहा, तुम मुझे ऐसा कहने वाले कौन हो कि मुझ पर क्या ठीक नहीं लगता? यह मत भूलो कि मैं यहाँ का बादशाह हूँ और तुम महज मेरे दरबारी भर हो। बीरबल अकबर की बातों पर ध्यान न देकर बोला, अगर आप इस मुद्रा में रहेंगे तो आपका चेहरा सदा ऐसा ही रहेगा। इस बार अकबर को और अधिक क्रोध आ गया। तुम खुद को क्या समझते हो? ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरा चेहरा बुझा हुआ है? मेरी नजरों से दूर हो जाओ और दोबारा मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। बीरबल फौरन वहां से चला गया। अगले दिन अकबर का मूड कुछ ठीक था। वह बीरबल के साथ हुआ विवाद भूल चुके थे। जब वह दरबार में पहुंचे तो उन्होंने बीरबल के लिए निगाहें दौड़ाई। जब बीरबल दिखाई नहीं दिया तो अकबर ने दरबारियों से पूछा, आज बीरबल कहाँ है? क्या वह दरबार में नहीं आएगा? एक दरबारी ने जवाब दिया, मरे जहांपनाह, कल आपने उसे दरबार से चले जाने का आदेश दिया था। वह शहर छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया। कोई भी नहीं जानता कि वह कहाँ चला गया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया है। यह सब सुनकर अकबर को सदमा लगा। वह बीरबल पर क्रोधित अवश्य थे, मगर इसका मतलब यह नहीं था कि वह फिर कभी दरबार में लौटकर नहीं आए। सच्चाई तो यह थी कि अकबर को बीरबल बहुत प्रिय थे। बादशाह ने शाही सैनिकों को बीरबल की तलाश करने का आदेश दिया, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। यह देखकर अकबर बहुत उदास हुए। कोई भी उन्हें खुश नहीं कर सका। बीरबल के बिना दरबार का माहौल सूना सूना लग रहा था। अकबर भी ज्यादा दिनों तक बीरबल के बिना नहीं रह सकते थे। अगले दिन अकबर ने एक घोषणा करवाई, जो कोई धूप में बिना छाता लिए छाव में रहकर हमारे दरबार में आएगा उसे 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। यह खबर पूरे राज्य में दूर दूर तक फैलाई गई। बहुत से लोग इस घोषणा को सुनकर हंसे। उन्होंने मन में सोचा कि खुली धूप में छाया में चलना मुश्किल काम है। एक साथ ऐसा नहीं हो सकता। बहुत से लोगों ने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी ने बादशाह की इस चुनौती के बारे में बहुत देर तक सोच विचार किया। वह इसे पूरा करना चाहता था ताकि बादशाह द्वारा घोषिता तेर हासिल कर सके। जब उसने इस विषय पर अपनी पत्नी से बात की तो उसकी पत्नी ने सुझाव दिया, तुम इस बारे में अपने नए पड़ोसी बीरेंद्र से विचार क्यों नहीं कर लेते? वह बुद्धिमान और दयालु प्रतीत होता है। वह इस मामले में हमारी मदद कर सकता होते। वह गरीब आदमी उससे मिलकर बोला, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मैंने बादशाह की वह घोषणा सुनी जिसमें उन्होंने धूप में बिना छाता के छाव में रहने की चुनौती दी है। क्या आप बता सकते हैं कि इसे कैसे पूरा किया जा सकता है? कृपया मेरी मदद करें। बीरेंद्र ने जवाब दिया, अवश्य मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसका उत्तर आसान है। एक खाट सिर पर रखकर बादशाह के दरबार में चले जाओ। तुम धूप में बिना छाता के चलोगे और छाव में भी रहोगे। सिर पर खाट लिए गरीब आदमी पूरा रास्ता तय कर बादशाह के दरबार में पहुंचा। दरबार में पहुंचकर उसने बादशाह अकबर से मिलने की अनुमति मांगी। जब अकबर ने गरीब आदमी को देखा तो उसे सम्मानित करते हुए 100 रुपये जीतने की बधाई दी। तत्पश्चात उसने पूछा, यह चुनौती तुमने स्वयं हल किया है अथवा किसी ने इस काम में तुम्हारी मदद की है? गरीब आदमी ने सच बात बादशाह को सुना दी। जब बीरेंद्र को दरबार में लाया गया तो उसने अपने चेहरे के आगे एक तौलिया रखा हुआ था। अकबर ने पूछा, तुमने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? बीरेंद्र ने जवाब दिया, जहांपनाह, आपने मुझसे कहा था कि फिर कभी अपना चेहरा मत दिखाना। अकबर ने उसके चेहरे के आगे से तौलिया खींच लिया। जब उसने बीरबल को सामने देखा तो उसे गले से लगा दिया। मुझे दुख है कि मैंने तुम्हें भला बुरा कहा। कोई बात नहीं सरकार, अब मैं वापस आ गया हूँ। बीरबल के लौटने पर खुश होकर अकबर ने एक भव्य भोज का आयोजन किया। कहानी 9। अकबर हमेशा एक अच्छे प्रशासनिक बनना चाहते थे। वह सोचते थे कि बादशाह के रूप में उन्हें अपने राज्य की सही तस्वीर नहीं मिल सकती थी।
वह अपने राज्य और अनेक विषयों के बारे में एक आम आदमी बनकर जानना चाहते थे। अक्सर वे भेष बदलकर आगरा शहर में घूमते थे। उनके मंत्री बीरबल यह ठीक नहीं मानते थे क्योंकि इससे बादशाह को खतरा हो सकता था। ऐसे ही एक अवसर पर जब बादशाह भेष बदलकर निकलने को तैयार थे, बीरबल ने अपनी असहमति जताई। जहांपनाह, यह ठीक नहीं है। एक बादशाह का जीवन कीमती है और उसकी सुरक्षा आवश्यक है। लेकिन अकबर ने बीरबल की चेतावनी की परवाह नहीं की और गली से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद अकबर को महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। थोड़ी देर तो उन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने उस आदमी का सामना करने की सोची। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने पूछा। घुमंतु, आदमी ने जवाब दिया। तुम जीने के लिए क्या करते हो? अकबर बोले। मैं घूमता रहता हूँ। आदमी बोला। तुम रहते कहाँ हो? अकबर ने आगे पूछा। हर जगह, जवाब आया। अब तक अकबर झुंझला चुके थे। क्या तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ, एक मनुष्य के साथ, शायद, अजनबी ने उत्तर दिया। कोई साधारण आदमी नहीं। मैं बादशाह हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें शाही मोहर दिखा सकता हूँ। ऐसा कहते हुए बादशाह ने मोहर उस आदमी को दिखाई। पहले तो अजनबी उसे घूरता रहा और फिर जल्दी से उसे अपनी जेब में रखकर भाग गया। तब अकबर को महसूस हुआ, उन्होंने क्या किया। चोर, चोर, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, वह चिल्लाने लगे। बहुत से लोग उनकी चिल्लाने की आवाज सुनकर चोर के पीछे भागे। अकबर बोले, उसे जाने मत देना। उस अजनबी को जब लोगों ने पकड़ा तो वह उनको हटाते हुए बोला, मूर्खा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं बादशाह हूँ। तुम मेरी मोहर देखो, शायद फिर तुम मान जाओ। लोग उससे माफी मांगने लगे। हमें माफ कर दीजिए, जहांपनाह, हम एक पागल आदमी की बात मानकर ऐसा कर रहे थे। अकबर यह सब देख रहे थे। मुझे इनके ऊपर हमला करने से पहले महल लौट जाना चाहिए, उन्होंने स्वयं से कहा। मुझे विश्वास है कि बीरबल चोर पकड़ने में मदद करेंगे। बीरबल ने हमें अकेले बाहर न जाने के लिए चेतावनी दी थी। ओह! अब मैं कैसे उसका सामना करूंगा? यह सोचते हुए अकबर ने अपने कक्ष में प्रवेश किया। भीतर घुसते ही उन्होंने देखा सामने मेज पर कुछ रखा था। उसे खोला तो उसमें मोहर और एक पर्ची देखकर हैरान हर गए। पर्ची में लिखा था, मैंने आपको चेतावनी दी थी कि बिना सैनिकों के बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। आज तो आपने केवल अपनी मोहर गंवाई थी, पर इससे बुरा भी हो सकता था। नीचे बीरबल का नाम लिखा था। तो ये बीरबल थे। लेकिन मैंने अपना सबक सीख लिया। शिक्षा, हमें तीव्रता से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले अपने कार्य के परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। कहानी 10। एक दिन अकबर ने यह बात जाननी चाहिए कि उनकी राजधानी में सबसे प्रचलित व्यवसाय कौन सा है। उन्होंने दरबारियों से पूछा, कुछ ने कहा व्यापार, कुछ बोले दुकानदारी, लेकिन अधिकतर का जवाब था, सेना में काम करना। जब बीरबल की बारी आई तो वह अपने स्थान से उठे और बादशाह को झुककर सलाम किया और बोले, जहांपनाह, मेरे विचार में सबसे प्रचलित व्यवसाय वैद्य का है। सब हैरान हो गए क्योंकि शहर में वैद्यों की संख्या को आसानी से गिना जा सकता था। दरबार के वैद्य को भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि वैद्य बनना और रोगियों को दवा देना कितना मुश्किल कार्य है। बीरबल मुस्कराए और बोले, मैं अपनी बात को साबित कर सकता हूँ अगर आप कल सुबह मेरे साथ आएंगे। अकबर सहमत हो गए और अगली सुबह शहर की एक मुख्य सड़क पर बीरबल से मिले। बीरबल के हाथ पर पट्टी बंधी थी। अकबर ने देखा तो पूछा, क्या बात है? बीरबल बोले, नाश्ते के लिए फल काटते समय हाथ कट गया। जहांपनाह, आपको रास्ते में मिलने वाले सभी वैद्यों के नाम लिखने पड़ेंगे। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, मैं ऐसा करूंगा, लेकिन तुम पहले घाव को धोकर उस पर मलहम लगा लो। मैं ऐसा करूंगा, पर अपनी बात साबित करने के बाद, बीरबल ने कहा। वे पूरा दिन एक सड़क पर बैठे रहे।
बीरबल एक जाने माने व्यक्ति थे, तो जो भी वहां से गुजरता चोट के बारे में पूछता और कुछ न कुछ दवा के बारे में बताता। जैसे जैसे दिन गुजरता गया, सूची लंबी होती गई और दोपहर तक अकबर लिखते लिखते थक गए। अब उन्होंने घर चलने की सलाह दी। बीरबल ने सूची के बारे में पूछा और कहा, जहांपनाह, आप अपना नाम तो सबसे ऊपर लिखना भूल गए। आपने सबसे पहले मुझे सलाह दी थी। शिक्षा बिना सोचे समझे दी गई सलाह सस्ती होती है, और जिसको यह सलाह दी जाती है उस व्यक्ति का आपके प्रति व्यवहार भी अच्छा नहीं होता। अतः हमें ऐसे विषयों पर सलाह नहीं देनी चाहिए जिन पर हमारी पकड़ न हो। ऐसे विषयों पर ही सलाह देनी चाहिए जो हमारे क्षेत्र के हों। कहानी 11। एक दिन शाही महल और किले में सजावट हो रही थी। अरब और फारस की खाड़ी से लोग आए हुए थे। अरब के लोगों में भी बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा थी। उन लोगों में से किसी ने कहा, यहाँ पर न अकबर है न बीरबल। मेजबान कौन है? मैं आ गया हूँ, आते आते बीरबल ने कहा। बीरबल को वे लोग ऐसे देख रहे थे जैसे किसी अजूबे को देख रहे हों। बहुत तो उनमें ऐसे थे जो बीरबल को ही देखने आए थे। बीरबल अब उन्हीं लोगों के बीच बैठा था। सभी लोग बादशाह का इंतजार कर रहे थे। बहुत देर हो गई फिर भी बादशाह नहीं आए। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया और उसने खबर दी कि जहांपनाह की मां का देहांत हो गया है। ही देर बीती थी कि किसी ने आकर बताया, बादशाह सलामत के घर बच्चे ने जन्म लिया है। अब वहां एक समस्या खड़ी हुई। हंसे या रोए, सब सोच में डूब गए। अंत में बीरबल ने कहा, सोचने की बात कुछ नहीं। बादशाह आएंगे ही। अगर वे हंसते हुए आए तो सब हंसेंगे, यदि रोते हुए आए तो सब रोने लगेंगे। जैसा वे करेंगे वैसा ही हम भी करेंगे। समस्या का समाधान हो गया था। सब मिलकर बीरबल की प्रशंसा कर रहे थे। कहानी 12। एक दिन तुर्किस्तान के बादशाह को अकबर की बुद्धि की परीक्षा लेने का विचार हुआ। उसने एक एलची को पत्र देकर कई सिपाहियों के साथ दिल्ली भेजा। पत्र का आशय यह था, अकबर शाह, हमारे सुनने में आया है कि आपके भारतवर्ष में कोई ऐसा पेड़ उत्पन्न होता है जिसके पत्तों के खाने से मनुष्य की आयु बड़ी होती है। यदि यह बात सच्ची है तो मेरे लिए उस वृक्ष के थोड़े पत्ते भेज दें। बादशाह पत्र पढ़कर सोच में पड़ गया। फिर कुछ देर तक बीरबल से सलाह करके सिपाहियों सहित उस एलची को कैद कर एक मजबूत किले में बंद कर लिया। इस प्रकार कैद हुए उसको कई दिन हो गए तो बादशाह बीरबल को साथ लेकर उन कैदियों को देखने गया। बादशाह को देखकर उनको अपने मुक्त होने की आशा हुई, परंतु यह बात निर्मूल थी। बादशाह उनके पास पहुंचकर बोले, तुम्हारा बादशाह जिस वस्तु को चाहता है वह मैं तब तक उसे न दे सकूंगा जब तक कि इस मजबूत किले की एक दो ईंट न ढह जाए। उसी वक्त तुम लोग भी आजाद किए जाओगे। खाने पीने की तकलीफ न होगी। मैंने उसका पूरा इंतजाम कर दिया है। इतना कहकर बादशाह चले गए, परंतु कैदियों की चिंता और बढ़ गई। वे अपने मुक्त होने के उपाय सोचने लगे। उनको अपने स्वदेश के सुखों का स्मरण कर बड़ा दुख होता था। वे कुछ देर तक इसी चिंता में डूबे रहे। अंत में वे खुदा से प्रार्थना करने लगे, हे खुदा, क्या हम इस कैद से आजाद न किए जाएंगे? क्या हम इस किले में बंद रहकर परेशानी उठाने के लिए पैदा हुए थे? जैसे जैसे उनके आजाद होने की आशा कम होती गई, वैसे वैसे वे खुदा से उस किले से आजादी की प्रार्थना करने लगे। ईश्वर की इच्छा। एक दिन बड़े जोरों का भूकंप आया और किले का कुछ भाग भूकंप के कारण धराशायी हो गया। सामने का पर्वत भी टूटकर चकनाचूर हो गया। इस घटना के बाद एलची ने बादशाह के पास किला टूटने की सूचना भेजी। बादशाह को अपने वचन की याद आ गई, इसलिए उन्होंने उस एलची को उसके साथियों के साथ दरबार में बुलाकर कहा, तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा बादशाह क्या चाहता था, और अब उसका उत्तर भी तुमने समझ लिया है। यदि न भी समझे हो तो सुनो, मैं उसे और भी साफ किए देता हूँ। देखो, तुम लोग गिनती में केवल 100 हो, लेकिन तुम्हारी आह से मेरा मजबूत किला भी ढह गया। फिर जहाँ हजारों प्राणियों पर अत्याचार हो रहा हो, वहाँ के बादशाह की उम्र कैसे बढ़ेगी?
बल्कि दिनों दिन घटती ही जाएगी तथा जल्दी ही लोगों की आह से उसका विनाश हो जाएगा। गरीब प्रजा पर अत्याचार न करना और भली भांति उसका पोषण करना ही आयुवर्धक वृक्ष है, बाकी सारी बातें झूठी हैं। इस प्रकार समझा बुझाकर बादशाह ने उस एलची को उसके साथियों सहित स्वदेश लौट जाने की आज्ञा दी और उनका राह खर्च भी दिया। उन्होंने तुर्किस्तान में पहुंचकर यहाँ की सारी बातें अपने बादशाह को समझाईं। अकबर की शिक्षा को लेकर बादशाह दरबारियों सहित उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे।